दोस्तों, क्या आप इजराइल के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप फिलिस्तीन के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देश के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के असल वजह को जानना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि हमास कौन है, हमास की उत्पत्ति कैसे हुई, हमास को क्यों कुछ देश आतंकवादी संगठन तो वहीं कुछ देश रिबेलियस वो उग्रवादी संगठन कहते हैं? क्या है मस्जिद अक्सा की कहानी? क्या है हरमल शरीफ की कहानी? क्या है इस मस्जिद से यहूदियों का नाता? क्या है इस मस्जिद से ईसाइयों का नाता? क्या है इस मस्जिद से इस्लाम का नाता, मुसलमानों का नाता? क्यों इस पूरे प्रांगण को लेकर, ये मस्जिद का जो पूरा प्रांगण, इस प्रांगण को लेकर इतना विवाद क्यों है? क्या है हैकले सुलेमानी? क्या है ताबूते सकीना? क्या है अलबुराक? क्या है वेस्टर्न वॉल? इन तमाम जानकारियों को आप जानना चाहते हैं, इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो हमने बहुत रिसर्च के बाद, कई ऑडियो वीडियो सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद तमाम ये जानकारियां हमने इकट्ठा की है जो आपके लिए हैं, और आपके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। आज हम जानेंगे कि फिलिस्तीन या इजराइल, इन दोनों में से किसकी उत्पत्ति पहले हुई, अस्तित्व में पहले इजराइल आया या फिलिस्तीन आया? क्या है पूरा प्रकरण? इस पूरे प्रकरण को बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं माइक लेकर इजराइल तो नहीं जा पाया, वहां के गोले बारूद तो नहीं दिखा पाया, लेकिन मैं आपको वो चीजें बताता हूं जिसकी वजह से ये पूरा फसाद है, ये पूरा मामला चल रहा है। आप इस प्रांगण को पूरा देखिए, यही एक प्रांगण है जो सेंटर में है, इसी को लेकर तमाम बातें चल रही हैं। यरूशलेम का एरिया, ओल्ड सिटी का इसको नाम दिया जाता है। यहां देखिए, ये पीले गुंबद वाली जो मस्जिद है, रॉक ऑफ द डोम इसको कहते हैं। यहीं से ये कहानी शुरू होती है और यहीं अलग अलग आएंगे। इधर देखिए, ये अल अक्सा मस्जिद है। अब इसी को लेकर दुनिया के 3 धर्म जो है एक साथ आपस में उलझे हुए हैं, यानी कि यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। कहानी शुरू होती है यहूदियों से, यानी कि कहा जाता है कि यहूदी पहले आए थे, यहूदियों से शुरू होती है। यहूदियों का कहना है कि यहाँ पर हैकले सुलेमानी थी, यानी कि उनके पैगंबर का बनाया हुआ वो जगह था जिसमें वो इबादत करते थे, यानी कि ऊपर वाले की, अपने गॉड की इबादत करते थे। उनका मानना है कि इब्राहिम ने यहीं से एडम को बनाया गया था, यहूदियों का एक मानना है पहला। तो ये है चीजें। दोस्तों, ये देखिए कि पहले मैं बताऊंगा कि मुस्लिमों का क्या नाता है इससे। तो आपको बता दें कि हरम अल शरीफ में मुस्लिमों के लिए 2 पवित्र स्थान है। ये 2 स्थान कौन से हैं? एक है मस्जिद अक्सा और दूसरा है डोम ऑफ रॉक। डोम ऑफ रॉक वही वो पीले वाली जो मस्जिद है वो है, और उसी से थोड़ा हट के आता है मस्जिद अक्सा, जहां पे इस्लाम के मानने वाले जो हैं कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने वहीं पे नमाज पढ़ी थी, और वहीं पहला किबला भी माना जाता है कि मुस्लिमों का पहला किबला वही है। सबसे काबे से पहले किबला, मतलब किबला वो होता है कि जिस ओर मुंह करके मुसलमान नमाज अदा करते हैं, अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। तो काबे से पहले, अभी जो है काबे की तरफ करके पढ़ा जाता है, उससे पहले वो इसी को मानते हैं, इसीलिए अव्वल किबला भी इसको कहते हैं। मुसलमानों में इसकी भी कहानी है। बेंजेटाइन साम्राज्य के समय में मुस्लिमों ने इस जगह को जीत लिया था। उमैयद खलीफाओं ने मस्जिद का निर्माण करवाया था, अल अक्सा मस्जिद बनाई गई थी। इससे पहले एक दावा और आता है यहूदियों का। यहूदियों का मानना है कि आदम को बनाने के लिए, आदम यानी कि वो एडम कहते हैं यहूदी, एडम को बनाने के लिए, जैसे मुसलमान आदम कहते हैं, ईश्वर ने यहीं की मिट्टी उठाई थी और यहीं से बनाया था। इसके बाद पूरे संसार की सृष्टि की संरचना हुई। दूसरी मान्यता है कि यहूदियों के पहले पैगंबर अब्राहम, यानी उसे इब्राहिम कहा जाता है मुसलमानों में, को ईश्वर ने आदेश दिया कि वो अपने प्रिय बेटे इसाक यानी इसहाक की बलि दें। ये मान्यताएं मुसलमानों में भी आती हैं। वो क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पे कहा इन्होंने कि एडम को बनाया है, तो मुसलमान मानते हैं कि आदम को बनाया है। वहीं दूसरी मान्यता यहूदियों के पैगंबर की है कि अब्राहम, मुसलमान उन्हें इब्राहिम कहते हैं। और मुसलमानों में बकरीद की एक प्रथा आती है, आपको पता होगा, बकरीद में बलि दी जाती है बकरे की, और जो छोटे जानवर होते हैं उनकी बलि दी जाती है। तो यहाँ पे कहा जाता है मुसलमानों में ये है कि इनके जो पहले बेटे थे इब्राहिम के, उनके पहले बेटे इस्माइल को अल्लाह ने कहा कि अपनी सबसे खूबसूरत चीज़ अपनी, मतलब तुम कुर्बान कर दो अल्लाह के नाम पे। तो वो अपने बेटे की बलि देने के लिए ले गए, क्योंकि उनको सबसे प्यारा उनका बेटा ही था। लेकिन यहूदियों का मानना है कि पहले बेटे की नहीं बल्कि दूसरे बेटे इसाक की बलि दी थी। वहीं अब ईसाइयों का भी इससे नाता है। ईसाइयों का नाता है, ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया और यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, और इसी शहर में वो वापस जीवित हो उठेंगे। ये 3 धर्म हैं,
क्रिश्चियनिटी है, यहूदी है और इस्लाम है। और ये तीनों की जो मान्यताएं हैं वो मिली जुली, यानी कि सबसे पहले यहूदियों की आती है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आती है, फिर इस्लाम आता है। और इस्लाम में यहूदियों के जो पैगंबर हैं उनका भी दर्जा है और उनकी भी बातें हैं, वहीं जो क्रिश्चियन के पैगंबर आते हैं उनकी भी दर्जा है। उन्हें वो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं और इन्हें अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये पूरे चीज़ें अलग अलग धर्मों में अलग अलग सभ्यताएं आई, अलग अलग चीज़ें ये बढ़ती रहीं और इसमें आगे चल के विवाद होने लगा। और तीनों धर्मों का मानना है कि यही वो कंपाउंड है, 35 एकड़ के एरिया में ये कंपाउंड फैला हुआ है और इसी कंपाउंड को लेकर पूरा मामला अभी तक पसोपेश में फंसा हुआ है और यहीं से सारी चीज़ें चलती हैं। ये देखिए, ये रॉक ऑफ द डोम है जो हमने आपको बताया, ये मस्जिद अक्सा है और इसे उम्मत खलीफाओं ने बनाया था। और इस्लाम के मानने वालों का कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पे नमाज पढ़ी थी और यहाँ से वो जन्नत की सवारी करके गए थे, जन्नत में गए थे। और जन्नत में जिस चीज़ की सवारी करी थी उन्होंने, वो एक घोड़े नुमा चीज़ थी, कहते हैं उसको आकृति दी गई थी इसी तरीके की, और उसे बुराक कहा जाता है। और ये जो वेस्टर्न वॉल है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चीज़ें देख लीजिए, ये मुस्लिमों के हिस्से में आती है और ये वेस्टर्न वॉल, ये छोटा सा हिस्सा बचा है जो कहते हैं ईसाई यहूदी धर्म को मानने वाले कि यही वो हिस्सा है जो हैकले सुलेमानी से बचा हुआ है, यही एक दीवार बची है और इसी की वो पूजा करते हैं। और ऊपर की चीज़ों में वो नहीं जाते हैं क्योंकि इसे कहा जाता है कि होली ऑफ द होलीज, यानी कि पवित्र से भी पवित्र स्थान है और यहाँ पे सिर्फ कुछ उनके जो पुजारी है वही यहाँ पे जा सकते हैं, यानी कि जो बहुत पाक होते हैं, अव्वल होते हैं, वही यहाँ पे जा सकते हैं, दूसरे लोग यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। और इसी वॉल की मान्यता मुसलमानों में भी है। मुसलमानों का कहना है कि इसी दीवार से उस बुराक को बांधा गया था जिससे सवारी की थी जन्नत की उनके पैगंबर ने। अब देखिए, ताबूते सकीना क्या है। अब इसमें कई चीज़ें हैं। ये मुसलमानों का एरिया है, अभी मुसलमान यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है और वहाँ पे तमाम चीज़ें होती हैं और इबादत की जाती है, इबादत गाह है। लेकिन वहीं जो यहूदी धर्म को मानने वाले हैं उनका कहना है कि यहाँ पे हैकले सुलेमानी था। अब इस परिसर को आप देख रहे होंगे, वहीं इस परिसर से लगा हुआ ये चीज़ें देखिए, ये कहते हैं कि ये हैकले सुलेमानी यानी सेकेंड टेम्पल जो रोमन एरा में था और रोमन ने इसे गिरा दिया था, इस तरह की बातें कही जाती है। ये देखिए, इसी जगह पे ये सारे टेंपल आते हैं और इसी में ताबूते सकीना है। अब उनका कहना है ईसाइयों का कि ताबूते सकीना इस अक्सा मस्जिद के नीचे जो सुरंग है उसमें ताबूते सकीना रखा है। ये ताबूते सकीना क्या है तो आपको बता दें, ताबूते सकीना वही है जिसे यहूदी कहते हैं कि ये ताबूते सकीना जन्नत से आई हुई चीज है। गॉड ने उनके पैगंबर को भेजी थी वो चीजें और उसमें तमाम उनके जो पैगंबर गुजरे हैं उन लोगों की महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो उस बॉक्स में रखी हुई है, यानी उस ताबूत में रखी गई है। ताबूते सकीना एक बॉक्स का नाम है, वो बॉक्स इसी के नीचे है। अब इसकी खुदाई करना चाहते हैं और इस चीज़ को हटाना चाहते हैं, मुस्लिमों का यही दावा होता है और इसी चीज़ को लेकर पूरा बवाल है कि यहाँ के इसके नीचे वो इसको गिराना चाहते हैं और गिरा कर यहाँ पर दोबारा से थर्ड टेम्पल वो बनाना चाहते हैं। यहूदी इसकी वजह से ये चीज़ें कर रही हैं और कई चीज़ें इसमें देखी गई हैं। 2007 में जिस तरह से यहाँ पे फेंसिंग लगाई गई थी इस एरिए में, वेस्टर्न वॉल के एरिए में, और यहाँ थोड़ी सी दूर, यहाँ से 200 मीटर दूर खुदाई की जा रही थी। इस खुदाई को लेकर भी तमाम अरब कंट्रीज़ के लोगों ने, मुसलमानों ने इस पर एतराज़ जताया था। ये तमाम चीज़ें हुई थी। तो हमने बताया आपको ताबूत सकीना क्या है, हैकले सुलेमानी क्या है। हैकले सुलेमानी वही जगह है जहाँ पे वो इबादत किया करते थे यहूदी। होली ऑफ होलीज वो जगह है, यानी ऊपर जहाँ पे ताबूत सकीना थी, ये ऊपर का मामला था, इसमें जाते कम जाते थे और यहाँ वेस्टर्न वॉल के पास रहते थे। वहीं मुसलमानों का मानना है कि वेस्टर्न वॉल का जो एरिया है वो बुराक को बांधा गया था, यहाँ पे इसकी मान्यता है। ये तमाम चीज़ें हैं, यहीं से ये चीज़ें शुरू होती हैं और यहीं ख़त्म होती है। इसी वजह से इसकी महत्वता और बढ़ जाती है और ये आज तक ये विवाद चला आ रहा है, क्योंकि 3 धर्म, दुनिया के 3 धर्म, जिसमें से 2 बहुत बड़े धर्म हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उसके मानने वाले लोगों की वहाँ पे आस्थाएं हैं। ये येलो देखिए, यहाँ पीला जो जगह दिख रहा है, यरूशलेम इसको कहते हैं, ये है और यहीं पे वो स्थित है जगह, जिसके वजह से ये पूरा चीज़ें हैं। कोई उसको छोड़ना नहीं चाहता है, कोई वहाँ से हटना नहीं चाहता है। एक तरफ जहाँ यहूदियों का कहना है कि हमारी यही सबसे पवित्र जगह है, इसी जगह को हम मानते हैं, वहीं मुसलमानों के लिए दूसरी पवित्र जगह ये है और पहला
के किबला जो उनका था वो यही जगह थी, यानी कि मस्जिद अक्सा वाली जगह थी। ये चीज़ें थी। लेकिन अभी हालिया जो मामला चल रहा है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमास है और इजराइल है दूसरी तरफ पे, इसमें क्यों इतना जंग हो रहा है, किस लिए इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इसका भी एक इतिहास है। क्या इतिहास है, अब इसको जानते हैं कि पहले अस्तित्व में कौन था। तो आपको बता दें कि इजराइल का 1947 से पहले कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। यहाँ अस्तित्व था तो फिलिस्तीन का। ये देखिए, ये पूरा ये जो नक्शा है ये आज भी है। देखिए, आज इस तरह का नक्शा है, पहले इस तरह का नक्शा हुआ करता था। ये फिलिस्तीन का नक्शा है और पहले 1947 का है। देखिए, जहाँ पे ये हरा वाला जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा फिलिस्तीनियों का एरिया है। फिलिस्तीनियों को यहाँ पर फिलिस्तीनी रहते थे, मूल निवासी फिलिस्तीनी थे। लेकिन यहाँ पर कुछ यहूदियों को लाया गया। यहाँ पे दुनिया भर में यहूदियों को सताया जा रहा था। वो दौर भी आपने देखा होगा कि हिटलर का ज़माना था और हिटलर किस तरह से यहूदियों को मारता था और कईयों लाख यहूदियों को उसने कत्ल कर दिया था, गैस चैम्बर में डाल दिया था। इस तरह की तमाम चीज़ें हुई थी। तो जो सताए हुए लोग थे उसको फिलिस्तीन के लोगों ने आसरा दिया और कहा कि तुम यहाँ पे आ सकते हो, और रिफ्यूजी की तरह ये लोग यहाँ पर आए। यहाँ पे ब्रिटानिया हुकूमत होती थी, बरतानिया हुकूमत यानी ब्रिटिशर्स यहाँ पे भी राज करते थे। जिस तरह से भारत पे राज किया करते थे वैसे ही कहानी यहाँ की थी। और बरतानिया ये चाहती थी, क्योंकि अलग अलग जगहों पे बरतानिया को उन लोगों ने मदद की थी, इसलिए वो यहाँ पे इन्हें बसाना चाहते थे। ये तो थी थोड़ी बातें जब चलने लगी। लेकिन पार्टीशन हुआ, पार्टीशन प्लान बना 1947 में। 1947 तक यहाँ पे इतने लोग आ गए इस देश में कि आप देख लिए कि जब यूएन ने इसको बांटा तो ये वाइट वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है इजराइल को दे दिया गया और फिलिस्तीन के लिए ये एरिया ग्रीन वाला एरिया बचा। अब इसमें ज़मीनों का बंटवारा अगर देखा जाए तो यूएन ने क्या सोच के ये बंटवारा किया था कि जो बरतानिया हुकूमत थी उन्हीं के कहने पे इन्हें यहाँ लाया गया। लेकिन उसके बाद से जब बंटवारा किया गया, यहाँ पे इनको दो देश बनाने की बात हुई तो इन्हें ये ज़मीनें दी गई और ज़्यादा ज़मीनों का हिस्सा जो है वो इजरायलियों को दिया गया और कम ज़मीनों का हिस्सा फिलिस्तीनियों को दिया गया। वहीं जो फिलिस्तीनी लोग थे उनकी जो मान्यताएं थी, धार्मिक मान्यताएं, ये यरूशलेम से जुड़ी हुई थी, मस्जिद अक्सा से जुड़ी हुई थी और वहीं पे ये इबादत करते हुए आ रहे थे। लेकिन यूएन ने कहा कि यहाँ पे इन लोगों का भी हक है और ये लोग भी वहाँ को मानते हैं कि ये इनके पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है, तो इसको यूएन के अंडर में भेज दिया गया। ये पूरी यहाँ पे चीज़ें चली। लेकिन आगे चल के बहुत सारे युद्ध हुए। उन युद्धों में क्या हुआ कि आप देखिए किस तरह से सिकुड़ता चला गया फिलिस्तीन जहाँ इस तरह से पूरा हरा भरा हुआ करता था वहीं इजराइल आने लगा। अब देखिए धीरे धीरे फिलिस्तीन खत्म के कगार पे है और यहाँ इजराइल आ गया है। और हालिया जो मौजूदा हालात हैं वो ये हैं कि इजराइल, पूरे में इजराइल आपको दिख रहा होगा और ये पट्टी जो आपको दिख रही है यही गाजा पट्टी है जहां से लगातार इजराइल पे हमले हो रहे हैं और इजराइल इस जगह पे हमला कर रहा है। ये छोटी सी जो जगह है यहां से पूरे इजराइल पे हमला किया जा रहा है और ये पूरा इजराइल जो है ये मिलकर हमला कर रहा है इस छोटी सी जगह पे और यहां पे पूरी चीजें हो रही हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में देखिए किस तरह से इस देश को बांटा है। मतलब ये जो फिलिस्तीन का एरिया था इसको भी इजराइल ने किस तरह से टुकड़ों में कर दिया है, ये चीजें आप देख रहे होंगे। अब आगे की चीजों पे चलते हैं, आगे की चीजों आपको बताते हैं कि हमास क्या है। बहुत ज्यादा इस समय सवाल जो है हमास पे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत से देश ये कह रहे हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और हमास लोगों को मार रहा है और गाजा पे, इजराइल पे उसने अटैक किया है। ये 7 अक्टूबर की बात है। 7 अक्टूबर को ये कहानी हुई थी, इस गाजा पे से अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर। लेकिन उससे पहले इजराइल ने बहुत सारे अटैक किए हैं और बहुत सारे लोगों को आपने देखा इस नक्शे में किस तरह से इजराइल फैलता चला गया और यहाँ पे जो देश पहले हुआ करता था फिलिस्तीन वो सिकुड़ता चला गया। और आज 1947 में जो ये नक्शा हुआ करता था वहीं आज 2023 में अब इस कगार पे आ गया है ये देश। और इस देश को कुछ रिफ्यूजी आए थे, उन रिफ्यूजियों को देश दिया गया और देश मिलने के बाद किस तरह से उन्होंने अपना बढ़ावा किया ये देख सकते हैं आप, किस तरह से उन्होंने फैलाव किया, प्रसार किया अपना और यहाँ तक पहुँच गए। चलिए दोस्तों अब आते हैं हमास पे कि हमास क्या है। हमास के बारे में कई तरीके की राय है लोगों की। कुछ
देश का, कुछ लोगों का कहना है कि ये एक आतंकवादी संगठन है जो लगातार इजराइल के आम नागरिकों पे हमला करता है, बच्चों को मारता है और महिलाओं पे अत्याचार करता है। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही है। वहीं कुछ लोगों का, कुछ देश का ये भी मानना है कि वो आतंकवादी संगठन नहीं है, उन्हें आतंकवादी संगठन मानने से इनकार कर दिया है और ये यूएन में भी हुआ था। लेकिन क्या है हमास, पहले हम ये जान लेते हैं, आगे की बातें फिर करेंगे। हमास क्या है ये देख लीजिए। हमास आधिकारिक तौर पर इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन, एक सुन्नी इस्लामवादी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। अब ये संगठन कहां पे है? जो वर्तमान में फिलिस्तीन के क्षेत्रों गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है। हमने जो नक्शा आपको दिखाया कि किस तरह से चीजें श्रिंक होती चली गई और जो गाजा पट्टी का एरिया था, ये उसी गाजा पट्टी पे ये जो ताकत है यानी हमास है वो कब्जा करता है, राज करता है और वहां के लोग भी इसे मान्यता देते हैं और इसके साथ खड़े होते हैं। फिलिस्तीनी क्षेत्र के भीतर व्यापक रूप से प्रमुख राजनीतिक शक्ति भी इसे माना जाता है क्योंकि इजराइल बहुत मजबूत है। इजराइल ने अपने आप को देश मान लिया था और यहां पे नहीं हुआ था। आगे उन चीजों को भी मैं बताऊंगा। हमास की स्थापना 1987 में फिलिस्तीनी इमाम और कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा प्रथम इंतिफादा कहते हैं कि जो विद्रोह हुआ, यानी कि फिलिस्तीनी विद्रोह जो शुरू हुआ पहला, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई। उसी के बाद प्रथम इंतिफादा जब खत्म हुआ था, ये विद्रोह खत्म होने वाला था, उसी के जस्ट बाद से इसकी स्थापना कर दी गई। यह उनके मुजामा अल इस्लामिया से उभरा जिसे 1973 में मिस्र स्थित मुस्लिम ब्रदरहुड से लिया गया था। यानी कि अरब कंट्री जो थी मुस्लिम ब्रदरहुड करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी जो लोगों की मदद करती थी और लोगों के खाने पीने का और इन तरह के तमाम चीज़ों का ख्याल रखती थी। और जिस तरह के हालात थे इजराइल में, फिलिस्तीन में, और उन चीज़ों को ये देखते थे मुस्लिम ब्रदरहुड से। लेकिन कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जब सप्रेशन होने लगा इनका तो ये विद्रोह में बदल गया और चीज़ें दूसरी एंगल लेने लगी और दूसरा रुख ले लिया। 1990 के दशक के अंत तक हमास इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष तेजी में शामिल हो गया। यानी कि हमास जो है 1990 आते आते बहुत तेजी से आज़ादी संगठन में अपने जुड़ गया और फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करने लगा। इसमें इजराइल PLO पारस्परिक मान्यताओं पत्रों के साथ ओस्लो समझौते का भी विरोध किया। यानी कि ओस्लो समझौता एक हुआ था PLO के बीच में और इजराइल के बीच में। जो यहाँ के जो दूसरे नेता थे उन्होंने एक समझौता किया तो उसका ये विरोध करता है। इसका विरोध करने के जो कारण है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसमें हमास के धर्मनिरपेक्ष प्रतिद्वंदी फतह ने आतंकवाद और हिंसा के अन्य कृत्यों का उपयोग त्याग दिया था और दो राज्य समाधान की खोज में इजराइल को मान्यता दे दी थी। यानी कि जो गाजा स्ट्रिप वाली चीजें थी उसके लिए और वेस्ट बैंक का जो एरिया था यानी कि यरूशलेम के आसपास का जो एरिया था, गाजा को दो बांटों में बांट दिया गया था और दो स्टेट को मानने के लिए तैयार हो गए थे। फतह पार्टी एक है वहां पे, फतह पार्टी इसके लिए तैयार हो गई थी लेकिन इसका विरोध किया इसने, हमास ने, और हमास फिर लोगों का नेता बनने लगा और हमास को लोग पसंद भी करने लगे इसी वजह से। अब हमास ने फिलिस्तीनी शस्त्र प्रतिरोध की वकालत करना जारी रखा। यानी कि हथियारों से जो लड़ने की जो प्रक्रिया थी उसको तेज किया इसने और उसकी समर्थन में लग गया। हमास ने 2006 का फिलिस्तीनी विधायी चुनाव जीत लिया। अब सोचिए हमास एक पार्टी बनती है, एक संगठन बनता है और वो चुनाव में भी आता है, चुनाव भी जीत जाता है। अब लोगों की अगर उसके प्रति चीज़ें नहीं होती, समर्थित न होती तो कहीं हमास चुनाव नहीं जीत पाता और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन जहां हमास को आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है वही हमास 2006 में फिलिस्तीन का विधायी चुनाव भी जीतता है और बाद में 2007 में फतह से गाजा की पट्टी पर नियंत्रण कर लेता है। यानी फतह वेस्ट बैंक के एरिया में अब रहती है और गाजा पट्टी का जो पूरा एरिया है वहां पे नियंत्रण अब हमास के पास चला जाता है। 2007 के बाद से हमास ने इजराइल के साथ कई युद्ध लड़े हैं, कई लड़ाइयां हुई हैं, उसके बाद लगातार चीजें चलती रही हैं। जब एक बार पावर में आ गया हमास, आपको बता दें कि इजराइल चूंकि अपने आप को देश डिक्लेयर कर चुका था 2047 का जो UN डिक्लेरेशन था उसके मुताबिक, और अरबों ने उसका विरोध किया था। तो देश तो है फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के पास अपना पासपोर्ट है, ये चीज़ें हैं, लेकिन आर्मी नहीं है और उनके पास जो आर्मी की जो चीज़ें हैं, जो इस तरह की चीज़ें से करते हैं, नियंत्रण करते हैं, वो हमास वाले करते हैं। इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं हमास की मदद भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं हमास को। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ें आई हैं, मैंने एक आर्टिकल से निकाला था, द स्टोरी ऑफ हमास एंड इट्स फाइट फॉर फिलिस्तीन। वो अपने आप को लड़ाका मानता है
योद्धा मानता है फिलिस्तीन की लड़ाई के लिए। अब 2000 के बाद इसकी जब कई युद्ध लड़े, इसने ऐतिहासिक रूप से 2 राज्य समाधान को अस्वीकार करते हुए इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के संयुक्त क्षेत्र पर एक इस्लामिक फिलिस्तीनी राज्य की मांग की। यानी कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, 2 जगह जो इसको बांटा गया था, उसने कहा कि इन चीजों को, उसके पास पास के जो एरिया हैं, ये देश हमारा था, हमारे लोगों का था, तो हमें एक संयुक्त राष्ट्र दो, हमें 2 पार्टों में नहीं चाहिए। यही कहानी थी। इसके बाद और आगे की चीजें बताते हैं। अब हमास की कुछ और चीजें जान लेते हैं। ये क्या चाहता है हमास? हमास यह इस्लामी संदर्भ में फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। इसने इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की नीति अपनाई है, यानी कि हथियार उठाया है। हमास सरकार ने उन बदलावों को आगे बढ़ाया है जिससे गाजा पट्टी में इस्लामिक कानून पर अधिक प्रभाव पड़ा है। इस तरह की चीजें हैं। इसकी एक सामाजिक सेवा शाखा है दावा, और एक सैन्य शाखा है इज द दीन अल कसम ब्रिगेड। ये अल कसम ब्रिगेड, ये वही संस्था है। अल कसम ब्रिगेड के जो कमांडर थे, उन्होंने ही अभी जो युद्ध हुआ है, अभी जो रॉकेट दागे गए हैं, उसकी जिम्मेदारी भी इन्होंने ही उठाई थी 7 अक्टूबर वाली घटना की, कि हमने ये किया था। कई पश्चिमी देशों और उनके सहयोगियों ने आतंकवादियों द्वारा मानव ढाल यानी ह्यूमन शील्ड का आरोप लगाते हुए उपयोग का हवाला देते हुए उन हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया। इस तरह से कई सारे देश हैं, यूएस है और इजराइल खुद है, और भी कई सारे देश हैं जो ह्यूमन शील्ड यूज करने की वजह से यही दावा दिया था, उन्होंने दावा किया था, और यूएन में ये बात उठाई थी कि इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी कृत्यों के लिए हमास की निंदा का 2018 का जो प्रयास था वो विफल रहा था। और ये जो जानकारी मैंने विकिपीडिया से आपको उठा के दी है, वहां पे सारी चीजें अपडेट हो रही हैं। कई आलोचकों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में संदर्भित करने से इनकार कर दिया। बहुत से देश हैं इसमें, इराक आता है, आपका ईरान आता है, ईरान सबसे ज्यादा हितैषी है हमास का, और तुर्की है। तुर्की का कहना है कि हम हमास की जो ये जंग लड़ने की, हथियार उठाने की है, इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक जो उसकी चीजें हैं, राजनीतिक जो दृष्टिकोण है हमास का, उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। और अरब देश, बहुत सारे अरब देश हैं जो सब उसका समर्थन करते हैं। कई आलोचकों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में संदर्भित करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय इसे एक उग्रवादी स्वतंत्रता सेनानी समूह या केवल एक उग्रवादी समूह का नाम दिया। इस तरह की तमाम चीजें हैं। जब ब्रिटानिया हुकूमत भारत में हुआ करती थी, तो भारत से भी बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, जो निकल के आए, उभरे, जिन्हें आतंकवादी का नाम दे दिया गया था। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, और कई देशों में इस तरह की चीजें होती होंगी। और यही चीजें हैं कि अरब देश के जो लोग हैं, इसी तरह की चीजें कमोबेश कहते हैं कि ये एक उग्रवादी संगठन इसको कहा जा सकता है, स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है, क्योंकि ये अपने लोगों के लिए, वहां के जो मूल निवासी हैं, फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। और इसका भी यही कहना है कि मैं फिलिस्तीनियों के लिए, अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए लड़ रहा हूं, और ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन ये कहां से ये स्थिति पैदा होती है, क्यों हमास को आना पड़ता है, हमास क्यों इसमें एंट्री होती है? और जब इजराइल की उत्पत्ति नहीं थी, इजराइल सिर्फ एक रिफ्यूजी थे इजरायली, तो फलस्तीन को कैसे बांटा गया, और फलस्तीन में किस तरह से इतने इजरायली आए, क्या चीजें थी, इसके पीछे की भी कुछ कहानी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जियोनिज्म की शुरुआत, यानी कि ज्यूज लोग जो थे, यहूदियों को ज्यूज कहा जाता है, तो उनकी शुरुआत कहां से हुई जियोनिज्म की? जियोनिज्म की पहली लहर जो है 1881 से लेकर 1903 तक चली। उसके बाद से दूसरी लहर है जो 1904 से 14 तक चली। इसमें कुछ रशियन लोग भी आए थे। इसमें तमाम चीजें हैं, अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग आते रहे वहां पे और इकट्ठे होते रहे। ये बहुत एक लंबी डिबेट है और बहुत लंबा इतिहास है ज्यूज का, यानी कि यहूदियों का, कि यहूदी अलग अलग देशों में थोड़े थोड़े करके बटे हुए थे और हर जगह इनको सताया जा रहा था। और वहाँ पे ये इतने परेशान हो गए थे कि ये एक अपना अलग देश बनाना चाहते थे। उसी को नाम दिया गया जियोनिज्म की शुरुआत, यानी कि उन्होंने एक शुरुआत करने की कोशिश की कि हमारा एक अपना अलग स्टेट हो। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा, जहां से इसकी मुहिम तेज हुई, वो है बेलफोर डिक्लेरेशन। ये यूके के विदेश सचिव थे आर्थर
बाल्फोर। आर्थर बाल्फोर ने बहुत सारे पत्र लिखे थे। ये वही पत्र थे जिनमें से एक पत्र ऐसा था जो आज फिलिस्तीन के मामले के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है और उसी की वजह से ये सारी कहानी आती है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है इस पूरे विवाद में तो वो ब्रिटेन का आता है। ब्रिटेन किस तरह से फिलिस्तीन पे हुकूमत कर रहा था, दूसरे लोगों को वहाँ बुलाता है और तमाम चीज़ें होती हैं। इतिहास की बातें हैं, हमने ये सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं वही आपको बता रहा हूँ, कुछ हमारे पास से नहीं है। तो ये बेल्फोर था। बेल्फोर में क्या हुआ? बेल्फोर घोषणा 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी एक सार्वजनिक बयान था। ये बयान था, कई सारे लेटर लिखे गए थे जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना करने के समर्थन की घोषणा की गई थी। और जो उस समय एक छोटी अल्पसंख्यक यहूदी आबादी वाला एक ऑटोमन क्षेत्र था, यानी कि तेल अबीब। यहाँ पे कुछ पहले से यहूदी रहते थे जिनकी बहुत कम संख्या थी, लेकिन आर्थर बाल्फोर ने जो घोषणा की उसके थ्रू इनका ये था कि 1917 में जो विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें बहुत सारा सहयोग मिला था यहूदियों की तरफ से उनको। यहूदी बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे उस टाइम भी और आज भी उतने ही समृद्ध हैं। उनका दिमाग बहुत तेज होता है और बहुत सारे हथियार और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त पे उनके पास थी। बहुत सारे साइंटिस्ट उनके पास में थे जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे और इसी का एहसान उतारा था ब्रिटिश ने और उन लोगों को कहा कि यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाएंगे, जो उन्होंने अपने देश में नहीं किया। यानी ब्रिटेन ने अपने यहाँ यहूदियों का राष्ट्रीय घर नहीं बनाया। उनकी मदद यहूदियों ने की थी ब्रिटेन की, लेकिन ब्रिटेन ने वहां नहीं किया। ब्रिटेन कहाँ पे राष्ट्रीय घर बनाना चाहता है? जहां पे वो पहले से कब्जा किया हुआ है, यानी कि भारत में भी कब्जा किया हुआ था और दुनिया के तमाम हिस्सों पे ब्रिटेन का हुकूमत रहा है। ब्रिटेन राज करता था, चौधरी बना फिरता था। तो फिलिस्तीन का भी उस वक्त चौधरी हुआ करता था ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने कहा कि हम राष्ट्रीय घर यहूदियों के लिए बनाएंगे, लेकिन अपने घर में, अपनी जमीन में नहीं बनाएंगे, वो फिलिस्तीन में ले जाके बनाएंगे। और फिलिस्तीन में इसकी स्थापना के लिए समर्थन की घोषणा कर दी। फिलिस्तीन के लोगों ने भी कहा कि बहुत जगह पे उनके साथ अत्याचार हो रहा है, सताई हुई कौम है और उन्हें यहाँ पे दे दिया जाए, हमारे पास जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ सकते हैं यहाँ पे। जो उस समय अल्पसंख्यक होते थे आ गए। इस दौरान फिलिस्तीन में इजरायलियों की इमिग्रेशन खूब बढ़ी, यानी कि उस देश में जो दूसरे देशों के यहूदी थे बहुत तेजी से आने लगे। वो उसका भी रीजन है क्योंकि वो मानते हैं कि उनका जो हैकले सुलेमानी था वो वहीं पे था, यानी यरूशलेम में था। तो वो भाग के, वैसे भी उनको जरूरत थी एक देश की, क्योंकि अलग अलग देशों में छोटी छोटी संख्याओं में, यानी कि उसमें अल्पसंख्यक उसमें रहते थे, तो वो अपना एक देश चाहते थे जो उनके लिए खड़ा हो, उनके लिए बोले। तो उन्हें एक ये बहुत अच्छा मसौदा लगा और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थी ब्रिटेन की, जो इतिहास बताते हैं। और वो ब्रिटेन की मदद से फिलिस्तीन में आना उनका शुरू हो गया। अब देखिए 1922 का ये समय है जब 11% इजरायली पॉपुलेशन हुआ करता था फिलिस्तीन में। ये 1912 है, लेकिन 1942 आते आते यानी 20 सालों में वो 31% इजरायली पॉपुलेशन वाला देश बन जाता है। यानी कि फिलिस्तीन में 31% पॉपुलेशन हो जाती है। जो 11% पॉपुलेशन थी वो महज 20 सालों में 31% हो जाती है। कितनी तेजी से चीजें बढ़ी, यानी कि 20 सालों में 20% बढ़ गया। अब ये देखिए, फिर अरबों ने इसका विरोध किया। जब ये जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, बहुत तेजी से ब्रिटिश आने लगे यहूदी, तो अरब इसका विरोध करने लगे। अरबों का था कि ये चीजें हमारी है, इसके जो संसाधन है वो हमारे हैं। एक तो पहले ब्रिटेन ने यहां कब्जा किया हुआ है, सारी चीजें कैप्चर करके रखा है, और अब वो दूसरों को यहां पे ला रहा है। तो जब बहुत ज्यादा वो विरोध होने लगा, विरोध के बाद व्हाइट पेपर, एक श्वेत पत्र नाम की चीजें आई। उसके बाद से इजरायली इमिग्रेशन, यानी कि इजरायली जो बहुत तेजी से आ रहे थे उन पे लगाम लगाया गया, यानी कि उन्हें रोक दिया गया कि अब बहुत स्पेशल जो केस होंगे उसी में आप आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। और उसकी प्रक्रिया बना दी कि एक प्रक्रिया के तहत आपको आना पड़ेगा और बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी इलीगल तरीके से, यानी अवैध तरीके से वहां बहुत पहले से यहूदी आ चुके थे और वो बहुत संपन्न थे, समृद्ध थे, और ब्रिटिश से उनकी चूंकि ज़्यादा बनती थी, जिसकी वजह से वो अवैध तरीके से अब भी आते रहे फिलिस्तीन में और उनकी संख्या बढ़ती रही यहूदियों की। अब आता है यूएन रेजोल्यूशन। अब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो गई, बढ़ गई, आगे चली गई, तो ब्रिटेन को छोड़ना था। ब्रिटेन जिस देश में अपनी कॉलोनी बनाया था, कॉलोनियलिज्म पूरा फैला हुआ था, उसको हर देश से उसको वापस जाना पड़ा। उसकी चौधराहट खत्म होने लगी। भारत से भी 1947 में वो गया था और यहाँ से भी वो
इसी साल में निकला। अब देखिए 1947 को रेजोल्यूशन पास होता है यूएन असेंबली में। अब क्या रेजोल्यूशन है, इसमें 3 स्टेट बनाए जाएंगे, यानी कि जो फलस्तीन था अब फलस्तीन में 3 स्टेट बनाए जाएंगे। अब इनको छोड़ के जाना था फलस्तीन, तो ये तमाम चीजें करनी थी। एक ज्यूइश स्टेट बनेगा, यानी यहूदियों का एक राज्य बनेगा, फिलिस्तीनियों का एक राज्य बनेगा, और जेरूसलम का जो एरिया है वो यूएन के कंट्रोल में आएगा। क्योंकि विवाद बहुत बढ़ने लगे थे लोगों में, जब यहूदी बहुत ज्यादा हो गए और वहां पे अरबी पहले से मौजूद थे, तो जेरूसलम के एरिया को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, ज़मीनों को लेकर, कई चीज़ें थी, उन सब को लेकर उनमें विवाद बढ़ता चला गया। जब विवाद बढ़ने लगा तो इन्होंने कहा कि अब चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और एक रेजोल्यूशन लाते हैं, अलग अलग देश बना देते हैं। अब इस नक्शे को आप ध्यान से देखिए, ये पूरा जो नक्शा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा फिलिस्तीन का नक्शा है, जो मैंने इसके पहले भी आपको दिखाया था। अब यहाँ देखिए, एक स्टेट यहाँ दे दिया इन्होंने, ये जेरूसलम का एरिया दे दिया, और ये ऊपर का एरिया ये अरबियों के लिए दिया, जो वहाँ के मूल थे, पहले से रह रहे थे, उनको दिया। और ये ब्लू वाला एरिया देखिए, यहाँ कुछ नीचे का पार्ट दे दिया, इधर का पार्ट और ऊपर का पार्ट ये दिया उन्होंने ज्यूज के लिए, यानी यहूदियों के लिए। और यहूदियों की सबसे इसमें दिलचस्प बात है कि नक्शे को अगर देखें तो यहूदियों की जो जनसंख्या थी और यहूदी जहाँ रहे थे, जैसे इस एरिया में जाएंगे हाइफा वाला, तो यहाँ पे तो तेल अबीब का एरिया आता है। यहाँ पे तेल अबीब राजधानी है इजराइल की, और तेल अबीब वही शहर है जहाँ पे उनका ड्रीम जो घर था बनाने की बात हुई थी और वहाँ उन्हें बसाया गया था। तेल अबीब के शहर, एक शहर ही उनके लिए बनाया गया था और उसमें ज्यूज रहेंगे। लेकिन सोचिए, ये ऊपर के हिस्से में फैले हुए थे ज्यूज जो थे यहूदी, लेकिन उन्हें जब जमीन देने की बात आई, जब देश बंटने की बात आई, तो ये नीचे का पूरा एरिया उठा के यहूदियों को दे दिया गया, और ऊपर की जो ये देखिए ऊपर के जो हिस्से हैं और यहाँ पे उनको दे दिया गया। इधर पहले से रह रहे तो यहाँ भी दिया गया और ये दिया गया। अब इसे कुछ लोग इंटरनेशनल जब रिलेशन के ऊपर देखते हैं और व्यापार के नज़रिए से देखते हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ का, ये देखिए यहाँ से समुद्र लग जाता है और ये एशियन कंट्रीज से बहुत आसानी से यहाँ से व्यापार हो सकता है। ऊपर मेडिटेरियन सी है, तो इसका भी माना जाता है कि जब ये बांटा था ब्रिटेन ने, तो ब्रिटेन छोड़ के तो जा रहा था अलग अलग देशों को, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मंशा थी कि ये एरिया जो है अभी भी हमारे कंट्रोल में रहें, या यहाँ रहने वाले कुछ लोग ऐसे रहें जो जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके जरिए हम व्यापार कर सकते हों, और व्यापार ही उनका मकसद था। तो कुछ इस तरीके से उसको बांटा गया, ये चीज़ें चली। अब इसके लिए यूएन में वोटिंग हुई कि कौन देश बनेगा, किस तरह से चीज़ें होंगी। अब यूएन की वोटिंग में क्या होती है, ये तो हो गया पूरा इसका हिस्सा। अब इसमें बहुत से लोग तैयार हुए, बहुत से लोग नाराज हो गए, यानी अरब देश के जो लोग थे वो पूरी तरीके से इसका मुखालफत में थे और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अरबों का देश था और अरबों के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है। इस तरह की बात हुई कि ज्यूज जो यहूदी हैं वो बाहर से आए हैं और आके यहाँ पे कब्जा कर लिया है। अब ये देखिए वोटिंग होती है। वोटिंग क्या होता है कि इसके पक्ष में, यानी कि यूएन का जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन के पक्ष में 33 वोट पड़ते हैं, वहीं विपक्ष यानी इसके खिलाफ में 13 वोट पड़ते हैं, और 10 जो देश हैं वो वोट ही नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा वोट ही नहीं रहेगा, मैं इसमें वोट ही नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मामले कमोबेश वो उसी तरीके से वहां चल रहे थे। तो ये चीजें थी। अब ये हो गया। इसके बाद से इजराइल ने इस प्लान को तुरंत मान लिया, इजराइल तैयार हो गया, लेकिन अरबी लोग इनकार कर दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने यूएन के प्लान के खिलाफ वोट किया था और फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े थे। उनका कहना था कि जो वो जगह है वो फिलिस्तीनियों की है और उस पर फिलिस्तीनियों का हक है, और इस तरह से किसी के साथ हक तलफी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। तो ये फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े हुए और इन्होंने यूएन के खिलाफ वोट दे दिया। इस वोटिंग में इजराइल की तरफ से कई देशों पर दबाव बनाया गया था। इजराइल और इजराइल के जो समर्थन में जो देश थे, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत जो थी और यूएस के जो लोग थे, तमाम लोग जो थे इसकी तरफ से तरफदारी कर रहे थे इजराइल की, और उन्होंने बहुत सारे दबाव बनाए और प्रलोभन भी दिया गया कि आप हक में वोट करिए। इसके बारे में खुद पंडित नेहरू ने बताया कि उनके ऊपर भी बहुत सारे दबाव बनाए गए थे, कई तरीके के प्रलोभन दिए गए थे कि आप इजराइल के हक में वोट करिए, यूएन का जो रेजोल्यूशन आया है उसके हक में वोट करिए। लेकिन नेहरू ने उस वक्त पे वोट नहीं किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इजराइलियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हालांकि 2 साल के बाद नेहरू ने, जब यूएन में उसकी सदस्यता दी गई इजराइल को,
तो उसके समर्थन में वो आए। वहां पे उनकी चीजें थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने कहा कि जब उसको देश मान लिया है कुछ लोगों ने और वो खुद उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो सबको मान लेना चाहिए, इसमें नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन के साथ अन्याय हुआ है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। इस तरह की बातें हुई हैं और देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जो फिलिस्तीन के लिए बोला है। अभी जो ताज़ा मामला आया है इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत बढ़िया स्पीच है जो वायरल हो रहा है और उसमें भी वो इस तरह की चीज़ें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फिलिस्तीनियों की वो अरबियों की ज़मीन है और अरबियों की ज़मीन पर इजरायली यहूदी आए हैं और अरबों को वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, जो कि सही नहीं है, गलत है। लेकिन अब आगे चलते हैं। इजराइल देश की स्थापना होती है 14 मई 1948 को। ठीक इससे एक दिन पहले ब्रिटिश हुकूमत जो वहाँ पे राज कर रही थी वो छोड़ के चली जाती है, कहती है कि हम इस मामले को और नहीं देख सकते, अब चीज़ को आप ही हैंडल कीजिए। वहीं इजराइल अपने आप को देश मान लेता है, अरब अपने आप को देश नहीं मानता है और ये जो चौधरी साहब थे, चौधरी साहब वहाँ से निकल जाते हैं। जायोनी संगठन के यानी यहूदी एजेंसी के जो अध्यक्ष थे डेविड बेन गुरियन, इन्होंने इजराइल की घोषणा कर दी कि इजराइल एक देश है। तुरंत इसको मान्यता दे दिया यूएसआर ने, चेकोस्लोवाकिया ने, यूगोस्लोवाकिया ने, पोलैंड ने इसको कानूनी मान्यता दे दी। 1949 में यूएसए ने भी इसको कानूनी मान्यता दे दी। हालांकि यूएसए उसी वक्त पे देना चाहता था और यूएसए हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा रहा है। वहीं जो अरब के देश थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, ये तमाम देश थे जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान आज भी नहीं मानता है। पाकिस्तान का वीज़ा वहाँ, पाकिस्तान के लोग जा ही नहीं सकते इजराइल में। पाकिस्तान के नज़र में इजराइल कोई देश ही नहीं है। जॉर्डन और मिस्र ने यानी कि जो इजिप्ट है, इन्होंने भी नहीं माना था, लेकिन बाद में कुछ संधि हुई, कुछ समझौते हुए, जिसके बाद से इन्होंने उसको, शुरुआत में तो मान्यता नहीं दी थी देश को, इजराइल को, लेकिन बाद में इन्होंने भी मान्यता दे दी। अब मान्यता मिल गई, उन्होंने अपने आप को देश घोषित कर दिया इजराइल ने। लेकिन उसके आगे क्या होता है कि अरब ने मानने से इनकार कर दिया और अरब के आसपास जो एरिया है वो पूरा अरब का है, तो अरब के लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह होने के बाद पहला वॉर हुआ 1948 से 49 तक ये वॉर चला, पूरे 1 साल वॉर चला, जिसमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक इनका सहयोग कर रहे थे, सऊदी अरब, यमन, सूडान, मोरक्को, यानी कि कमोबेश जितने भी अरब देश थे वो सारे फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे थे, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे। 1949 में यूएन का सदस्य भी बन गया इजराइल और 1 साल के बाद ये युद्ध भी इजराइल ने जीत लिया था। अब इस युद्ध में आज तक पहेली बनी हुई है, मिथ बना हुआ है कि आखिरकार इजराइल कैसे जीत गया, इजराइल के पास इतनी ज़्यादा संसाधन कैसे आए, जो अभी नया नया देश बना था लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा गोला बारूद, इतनी जो प्रशिक्षण था सेना का, वो कहाँ से आया कि अरब देश जो पहले से स्थापित थे, पैसे से भी संपन्न थे और तमाम चीज़ें, तमाम सुविधाएं उनके पास थी, उसके बाद भी वो हार गए और तमाम अरब देश मिलकर एक छोटे से देश से लड़ रहे थे, लेकिन इजराइल वहाँ पे जीत जाता है। अब इजराइल ने एक यूएन का सदस्य बनते ही एक नया कानून भी लाया अपने यहाँ पे। इजराइल ने कहा कि इजराइल में कोई भी यहूदी जब चाहे आकर नागरिकता ले सकता है और इजराइल की नागरिकता हर यहूदी का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह की चीज़ें आई। इसके बाद से बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ी, इजराइल में बहुत से यहूदी आए। अब देखिए पॉपुलेशन कैसे इजराइल की बढ़ती है। 1948 में 7 लाख थे, 1951 में 14 लाख हो गए, 1958 में ये 20 लाख हो गए थे, 1958 में 20 थे और वर्तमान में, अभी वर्तमान की जो करंट वो थी उसमें 92 लाख हो चुके हैं और इतनी जनसंख्या हो गई है इजराइलियों की उस देश में। अब इसके बाद एक और संकट आती है। अब लगातार ये मामला, एक प्रकरण हो गया है, इजराइल देश बन गया है, अरबियों ने देश मानने से इनकार कर दिया है और अब ये लड़ाई लगातार चल रही है, उस वक्त से चलती आ रही है और आज तक चल रही है। बीच में कुछ समझौते भी हुए थे, उस सब के बारे में आपको धीरे धीरे बताते हैं। अब 1956 में आते हैं, 1948 से निकल गए हम, 48-49 से, अब 1956 में आते हैं। स्वेज संकट यानी स्वेज क्राइसिस इसको नाम दिया गया था, ये सेकेंड वॉर भी कहा जाता है इसमें। अब स्वेज क्या है? स्वेज कैनाल का नाम आपने सुना था, जहाँ अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ सालों पहले एक जो जहाज जाती है, जहाज फंस गई थी। तो ये एक एरिया है, यहाँ पे देखिए मेडिटेरियन सी है, नीचे भी समुद्र के एरिया आते हैं और एशियन कंट्रीज इसमें चली आती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए भारत भी आ जाता है, यहाँ पे अरेबियन सी आ जाती है, ये मेडिटेरियन सी है ऊपर की यहाँ पे।
और यहीं से स्वेज कैनाल आती है, यहाँ से ये अरबी देश हैं सारे। और यहाँ से देखिए कि अगर यहाँ से घूम के आना पड़े तो व्यापार के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से एक शॉर्टकट बनता है और ये शॉर्टकट बनाया भी गया था। लेकिन यहीं बीच में इजिप्ट देश आता है, ये देखिए ये इजिप्ट है और जस्ट इजिप्ट में ही इधर का भी हिस्सा इजिप्ट का है और यहाँ भी इजिप्ट का है। देखिए इजिप्ट यहाँ भी आएगा और यहाँ, और ये बीच से कैनाल बनाई गई है। अब इस कैनाल पे इजिप्ट ने नेशनलाइज कर दिया स्विस कैनाल को और कहा कि इस पे हमारा हक है और मैं इजराइल को यहाँ से व्यापार नहीं करने दूंगा। प्रेसिडेंट थे गमल अब्दील नसर, इन्होंने ये कानून लाया। अब ये प्रतिबंध लगाने के बाद से इजराइल पूरी तरीके से बेबस हो गया, यानी कि जब इधर का व्यापार ही इस क्षेत्र में नहीं कर सकता, वो बहुत घूम के आना पड़ता था। और अरब देश, अगल बगल ये सारे अरब देश हैं, इनसे वो व्यापार कर नहीं सकता क्योंकि उन्हें वो देश ही नहीं मानते थे इजराइल को। अब इजराइल के लिए परेशानी बढ़ गई, लेकिन इजराइल की आर्मी घुस जाती है। इजराइल की आर्मी, अब देखिए यहाँ सिनाई ये एरिया आता है, पेंसुएला है ये इनका इजिप्ट का, ये पूरा कब्जा कर लेती है। यहाँ पे अपनी आर्मी उतार देता है इजराइल और इस पूरे चीज़ को कैप्चर कर लेता है। लेकिन अब कैप्चर करने के बाद यूएसएसआर, यूएन की मध्यस्थता होती है। ये सब लोग आते हैं और कहते हैं कि उसकी ज़मीन छोड़ दो। ज़मीन छोड़ने के एवज में एक समझौता होता है। अब इस समझौते में ये होता है कि स्विस कैनाल पे जो हक है वो इजिप्ट का होगा, लेकिन इजिप्ट किसी भी देश को रास्ता नहीं रोक सकता, यानी किसी देश का जो जहाज आएगी जाएगी व्यापार होगा उसको वो रोकने का अधिकार उसको नहीं है। हाँ, उसको इतना अधिकार है कि वो उसके अंडर में है तो वो किराया वसूल कर सकता है, लेकिन किसी का रास्ता नहीं रोक सकता है। इसके बाद से यहाँ से आर्मी हटा ली गई और व्यापार मार्ग दोबारा से खुल गया जो बंद कर दिया गया था। इसके बाद 1967 का युद्ध आता है। इसकी थोड़ी सी चीज़ें बढ़ जाती हैं इसमें। ये 6 दिन का ये पूरा वॉर चलता है, 6 डेज वॉर इसको कहा गया, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इसका साथ दिया था इराक और लेबनान ने। इराक लगातार जो है वो साथ देता है इनका, यानी कि अरबी जो देश हैं इनका साथ मिलता रहता है इन्हें। अरब कंट्रीज जितनी भी हैं वो फ़िलिस्तीन का साथ देती हैं। तो यहाँ जब जब लड़ाई हुई है, जब जब चढ़ाई हुई है, तो सबसे ज़्यादा इसमें सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट के लोग ही साथ देते हैं। और चूँकि बगल में देखिए ऊपर सीरिया आता है, यहाँ पे जॉर्डन आता है और ये इजिप्ट है। ये सिनाई वाला एरिया भी इजिप्ट का है। और यहाँ पे देखिए ये गाज़ा पट्टी लगती है जो इजिप्ट से लगती है, गाज़ा पट्टी, और ये पूरा इजराइल हो गया है। चूँकि अब तो ये और भी श्रिंक होता चला जा रहा है। तो जो 1967 में जो वॉर हुआ, इस वॉर की शुरुआत जो पहल जो की थी वो इजराइल ने की थी, क्योंकि इजराइल के लिए फिर वही स्थिति थी। इजिप्ट ने ये स्विस कैनाल का एरिया रोक दिया था, यहाँ पे अपने आर्मी खड़ी कर दी थी। और सिर्फ उसकी आर्मी नहीं खड़ी हुई थी, यहाँ पे जो दूसरे अरब देश थे यानी इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया, इस तमाम अरबी जो देश के आर्मी थे उसको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया था। अब इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर व्यापार करना है तो ये स्विस कैनाल से होके आना पड़ेगा, और इन रास्तों को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरी तरीके से इस क्षेत्र का जो नीचे का क्षेत्र आता है अरेबियन सी से और एशिया से, उसका पूरा कनेक्शन ही टूट जाता है और मुड़ के बहुत लंबा वो करके आना पड़ेगा। अब इजराइल के लिए लाजिम हो जाता है कि वो वॉर करे। अब यहाँ पे आर्मी थी तो उसने वॉर शुरू कर दिया। इधर बॉर्डर पर सारी चीज़ें थी। ये भी 6 दिन तक ये वॉर चली। 6 दिन के बाद जो रिजल्ट आता है वो देखिए कुछ इस तरह का है। ऑक्युपाइड बाय इजराइल, ये सिनाई का जो एरिया था, ये लड़े तो थे इससे कि इसको रोकेंगे इजराइल को, लेकिन इजराइल ने इन्हीं की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। यानी देखिए ये सिनाई का जो एरिया है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा एरिया इजिप्ट का है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्युपाइड बाय इजराइल, इजराइल ने इसको ले लिया। अब इजराइल विड्रॉ सिनाई इन 1982, गाज़ा इन 2005। फिर बाद में यहाँ से चीज़ें, ये देखिए गाज़ा है, सिनाई है, ये पूरे एरिया को यानी गाज़ा को भी इसने कैप्चर कर लिया और तमाम चीज़ें। और उधर सीरिया में देखिए इतने सीरिया के अंदर भी बढ़ गया था, सीरिया की राजधानी तक पहुँच गया था। जॉर्डन का भी कुछ हिस्सा इसने कैप्चर कर लिया था। यानी जिन जिन लोगों ने उसके ऊपर आक्रमण किया था, जो जो देश थे, पड़ोसी देश थे, उन सब के ज़मीनों को उसने कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे फिर स्थिति वैसी ही हो जाती है, इनके लिए ख़राब हो जाती है। अब अरब कंट्री के लोग इससे थक चुके थे, इजराइल से बार बार लड़ के देख चुके, लेकिन जीत नहीं मिल रही थी। अब इसके साथ फिर कुछ चीज़ें होती हैं, दूसरा रास्ता अपनाया जाता है। म्यूनिक नरसंहार होता है। म्यूनिक में ओलंपिक था, उस ओलंपिक में इजराइल के 11 प्लेयरों की हत्या कर दी जाती है।
अब ये हत्या किस तरह से होती है? पहले अपहरण किया जाता है। जिस अपार्टमेंट में इन लोगों को रखा गया था वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं, ये फोटो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, और इन्हें किसी को ये नहीं पता था कि ये एक आदमी है, 2 हैं या 3 हैं, कितने लोगों ने कैप्चर किया था, लेकिन इन पूरे 11 के 11 लोगों को कैप्चर कर लिया गया था, तमाम फोटोज़ हैं, और इन्हें अगले दिन मार दिया गया, क्योंकि इजराइल की प्रधानमंत्री से कुछ मसौदे रखे गए थे। कहा गया था कि कुछ कैदी हैं जो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन गुट से थे, उन्हें छोड़ दिया जाए, और ये ब्लैक सितंबर गुट है एक फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का, उन्होंने ही इसे अंजाम दिया था। और चूंकि जर्मनी में था तो जर्मन के कुछ लोगों ने मदद की थी, और तमाम अरेबियन कंट्री के जो लोग थे उन लोगों ने भी इसमें मदद की थी। अब यहाँ पे एंट्री होती है मोसाद की। मोसाद वो एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है इजराइल की, जिसे दुनिया खौफ खाती है, क्योंकि उसके जो काम करने का तरीका है वो कोई समझ नहीं पाता है। कब कहाँ मोसाद के एजेंट हों किसी को पता नहीं चलता है, और मोसाद के एजेंट जितने खतरनाक होते हैं, माना जाता है कि दुनिया में उतने खतरनाक कहीं एजेंट नहीं होते हैं, और तमाम चीज़ें होती हैं। और इसका लोहा भी उन्होंने मनवाया इस तरीके से कि इस पूरे म्यूनिख नरसंहार में जितने लोग कॉन्स्पिरेसी में थे उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। ये कहा जाता है कि उनके यहाँ की एक परंपरा है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, इस तरह की परंपरा चलती है। वो अपना बदला पूरा लेते हैं, पूरा करते हैं। यहूदी अपना बदला नहीं भूलते और वो किसी को माफ़ नहीं करते हैं। यहूदियों में माफ़ करने की प्रथा ही नहीं है। तो ये रैथ ऑफ गॉड यानी कि भगवान का प्रकोप। अब इस नाम से एक ऑपरेशन चलाया जाता है। इस ऑपरेशन में कुल 20 साल लगे और सबको ढूंढ ढूंढ के मारा गया। जितने भी उसमें कॉन्स्पिरेसी में लोग थे उन्हें मारा गया, और जिस जिस तरीके से मारा गया उसमें सबसे ज़्यादा ये था कि अलग अलग देशों में वो जहाँ जहाँ छुपे हों वहाँ पे उनकी रेकी की जाती थी, पहले सारी चीज़ें देखी जाती थी। और इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल की तरफ से जो चीज़ें हैं सबको पता है कि ये इजराइल ने किया था, लेकिन कहीं से भी किसी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इजराइल ने अपने जासूसों से कह रखा था कि तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं होगा अगर तुम पकड़े गए तो, और किसी भी चीज़ का लिंक जो है वो इजराइल तक नहीं आना चाहिए, यानी कि इजराइल का कहीं नाम नहीं आना चाहिए। इसी वजह से अलग अलग देशों में जाके मोसाद ने अलग अलग लोगों को मारा, लेकिन मोसाद को किसी ने आतंकवादी संगठन नहीं कहा, क्योंकि वो अपने सुराग नहीं छोड़ते थे, कहीं से भी लिंक नहीं होती थी चीज़ें। और वो जिसको मारते थे उसके घर पे एक अनोखा अंदाज होता था उनका। जिसको भी मारते थे उनके घर पे एक फूलों का गुलदस्ता जाता था ठीक मौत से 10 मिनट पहले। अब सोचिए कि वो आदमी किसी और देश में है, उसका परिवार किसी और देश में है, लेकिन उसके परिवार के पास 10 मिनट पहले एक गुलदस्ता जाता था, और उस गुलदस्ते में फूल के साथ साथ एक खत भी होता था जिस पे लिखा होता है, ना तो हम भूलते हैं और ना ही माफ़ करते हैं। और ये जब चिट्ठी दे दी जाती थी, ये गुलदस्ता डिलीवर कर दिया जाता था, उसके बाद उससे कई 100 किलोमीटर, कई हज़ार किलोमीटर दूर दूसरे देश में उसके जो कॉन्स्पिरेसी में रहते हैं उनको मार दिया जाता है। और अगले दिन की जो खबर छपती है, एक और पैटर्न होता है। अगले दिन जो खबर छपती है उस खबर में एक क्लू दिया जाता है कि अगला नंबर किसका होगा। आप सोचिए कितनी संगठित तरीके से मोसाद काम करती है और किस तरह से दुनिया से उसने अपना लोहा मनवाया और अपने काम करने की शैली बताई। वो ये पूरा ऑपरेशन बताता है, जिसके बाद से हर जगह मोसाद की हलचल मच गई कि ना हम भूलते हैं ना माफ़ करते हैं, और इस तरह से लोगों को मारा। अब बता दें कि लोग कुछ मौतें होने के बाद से लोग उसमें रहने लगे, अलग अलग सिक्योरिटी अपनी टाइट कर ली और टाइट सिक्योरिटी के अंदर रहने लगे, बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता था। एक लोग को उसने ऐसे मारा था मोसाद ने कि होटल से जब वो बाहर निकले तो उनके कमरे में कब मोसाद का जासूस गया, टेलीफोन में उसने बम लगाया और बम लगा के वहाँ से निकल गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब वो आदमी वापस आया और उसने टेलीफोन उठाया और टेलीफोन पे बात किया तो ब्लास्ट हुआ और सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद कुछ चीज़ें आगे भी आती हैं, यानी कि लेबनान में कुछ लोगों का इस तरीके से मारा कि वो जिस टापू पे रहते थे वहाँ पे अलग एक ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ चलाया गया, जिसमें एयरफोर्स काम करती थी और नेवी काम करती थी। उन्हें भी एक साथ जोड़ा गया, क्योंकि बहुत से लोग थे जो देश से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, कहीं जाना ही नहीं हो रहा था। यानी कि इसके जो कॉन्स्पिरेसी में जो लोग फंसे हुए थे, साजिशकर्ता थे, लेबनान में 3 लोग थे जो कहीं नहीं जा रहे थे। एक टापू पे घर था, उसी घर में चारों तरफ से सिक्योरिटी लगा के वहाँ पे थे। लेकिन किस तरीके से नेवी के लोग आते हैं, पैराट्रूपर
ट्रूपर्स आते हैं, अंदर घुसते हैं घर में, अंदर जाके मारने के बाद, कत्ल करने के बाद वो वापस भी चले जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, कोई पकड़ नहीं पाता और ना ही किसी को कोई लिंक मिलता है। लेकिन ये काम मोसाद ने किया था और उस वक्त पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी गोल्डा मीर। गोल्डा मीर के भी मारने की योजना बनाई गई कि गोल्डा मीर को मार दिया जाएगा। उसी के बाद से ये ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ चला था। ये डराने की कोशिश थी, लेकिन गोल्डा मीर ने कह दिया था कि हम किसी तरीके से झुकेंगे नहीं किसी के सामने और हमारे यहाँ इस तरह की कोई प्रथा नहीं है। ये मोसाद की कहानी थी। अब सोच लीजिए मोसाद कितना खतरनाक होगा और किस तरह से काम करता होगा। फिर 1973 का युद्ध आता है। अब वो जो चीज़ें थी वहाँ पे हो गई और उसके बाद से वो लगातार प्रक्रिया चलती, यानी 72 से शुरू हुआ था और लगातार 20 साल तक वो प्रक्रिया चली मोसाद की। लेकिन बीच में ये जो युद्ध थे ये कहीं नहीं रुके। 1973 में फिर युद्ध हो गया। 1973 के युद्ध में इजिप्ट और सीरिया ने अपनी इजरायली द्वारा कब्जा की गई ज़मीन को छुड़वाने के लिए अटैक किया। यानी कि पहले इजराइल पे जब वो लड़ाई की थी, चढ़ाई की थी, तो उनकी बहुत सारी ज़मीनें चली गई थी। अब उन ज़मीनों को छुड़वाने के लिए इन्होंने दोबारा से साथ दिया, उनको मतलब लड़ाई शुरू कर दी, यानी कि युद्ध शुरू हो गया। अब इसमें साथ आता यूएसएसआर। यूएसएसआर जो पहले इजराइल के साथ था, इजराइल को मान्यता दी थी, तमाम चीज़ें हुई थी, लेकिन यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। यूएसएसआर जो है वो अब अरब के साथ आ जाता है और यहीं पे अमेरिका खुलकर अब इजराइल के साथ होता है। पहले पीछे से इजराइल की मदद करता था और सामने जो बातें होती थी अमेरिका ने कभी खुल के चीज़ें नहीं रखी कि हम इसके साथ आ रहे हैं, इजराइल के साथ आ रहे हैं, हमेशा कंडेम करने की पोजीशन में होता था। लेकिन पीछे से पूरी मदद जो होती थी वो अमेरिका की होती थी। लेकिन यहाँ पे अमेरिका खुल के आया और इस युद्ध में भी इजराइल जीत जाता है और अरब कंट्रीज़ की हार होती है। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें किस तरह से हैं। ये इजिप्टियन फोर्स है, यानी कि ये लाल वाला ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये इजिप्टियन फोर्स है, यहाँ पे है, और ये ब्लू वाली जो एरिया है यहाँ पे इजरायली फोर्स है। अब देखिए इजरायली फोर्स यहाँ है, इजिप्टियन यहाँ है। और बार लिव लाइन इजिप्ट ऑपरेशन 13 अक्टूबर पोजीशन। अब देख लीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी ज़मीनें इजिप्ट वाले हार जाते हैं फिर से इस युद्ध में, लेकिन बहुत सारी ज़मीनें इधर देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं इजिप्ट भी जीत जाता है। अब इसमें एक राजनीतिक फ़ायदा होता है इजिप्ट का, ज़मीनें चली जाती हैं, उधर सीरिया और जॉर्डन भी हार जाते हैं, उनकी ज़मीनें चली जाती हैं, लेकिन सीरिया और जॉर्डन की तो फ़ायदे नहीं होते हैं, लेकिन इजिप्ट को यहाँ राजनीतिक तरीके से फ़ायदा होता है। और अरब के सपोर्ट में अब यूएसएसआर भी आ गया था। अब खुल के चीज़ें होने लगी थी, लेकिन इतने युद्ध के बाद, इतनी चीज़ें होने के बाद, दोनों तरफ से जब युद्ध होते हैं तो जाने जाती हैं, सिपाहियों की जाने जाती हैं और बहुत नुकसान होता है आर्थिक तौर पे। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों से अरब भी थक चुके हैं और इजराइल भी थक चुका था। अब दोनों ने समझौते की तैयारी की। अब शांति का प्रयास होता है 1977-78 में। यहाँ पे इजरायली पीएम है मेनेकेम बेगिन और अनवर सादत, ये इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर होते, प्रेसिडेंट होते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं बेगिन इजराइल के। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें, इन दोनों लोगों का ये फोटो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मिल रहे हैं, और ये अमेरिका है जो इन्हें इनकी संधि करवा रहा है, यानी शांति के प्रयास हो रहे हैं। 1977 में अनवर सादत ने इजराइल के बुलावे पर इजराइल गए, वहाँ पे स्पीच दी, तमाम चीज़ें हुई, साथ ही इजराइल को देश भी मान लिया। ये पहली बार हुआ था हिस्ट्री में कि किसी अरबी देश ने इजराइल को देश माना था। इससे पहले कोई अरब देश इजराइल को देश मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जितनी जंगें हुई, इजिप्ट ने जब जब जंग की इजराइल से, इजराइल बार बार उसके घर में घुसा, बार बार उसकी ज़मीनें कब्जाई। अब थक चुके थे तो इन्होंने संधि की बात की कि अब हम पीस के साथ आगे बढ़ें और तरक्की के रास्ते पे चलें। इसी के दौरान कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ। कैंप डेविड अकॉर्ड क्या है? कैंप डेविड समझौते के बीच इजराइल मिस्र ने 17 सितंबर 1978 को एक हस्ताक्षर किए, जिसके अगले वर्ष उन देशों के बीच एक शांति संधि हुई जो इजराइल उसके किसी भी अरब पड़ोसी देश के बीच में पहली संधि थी, जो हमने आपको बताया। सादत और बेगिन को समझौते के लिए, यानी कि देखिए ये सादत है और ये बेगिन है, इन दोनों लोगों को समझौते के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये साझा नोबेल पुरस्कार था, लेकिन जब नोबेल पुरस्कार दिया गया वहीं इजराइल ने मिस्र के सिनाई से अपना जो
चीज़ें थी, अपनी जो सेना थी वहाँ से हटा ली और उन्होंने कहा कि हम गाज़ा पे और वेस्ट बैंक वाले एरिए पे, यानी कि जेरूशलम जहाँ पे आता है, यरूशलम वाले एरिए पे और गाज़ा पट्टी पे, इन दोनों पे भी वार्ते के लिए तैयार हैं। और सिनाई के जितने भी क्षेत्र थे आपके, वहाँ से मैं अपनी आर्मी हटा रहा हूँ, वो आप ले लीजिए। यही समझौता था। इसी समझौते के बाद दोनों लोगों को शांति पुरस्कार भी दिया जाता है, नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। लेकिन जब शांति की बात कोई करता है तो कुछ चरमपंथी गुट होते हैं जो उभरने लगते हैं और उफान पे आ जाते हैं। यही देश में भी हुआ था गांधी के साथ। गांधी ने जब शांति की शुरुआत की थी, शांति चाहते थे, तो एक नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। यहाँ भी देखिए मिस्र में एक नाथूराम गोडसे, वहाँ का नाथूराम गोडसे था, उसी की तरह था। उसने चरमपंथी गुट का था, उसने सादत जो है अनवर सादत की हत्या कर दी। इनको नोबेल पुरस्कार मिला शांति के लिए, दो देशों की युद्ध को रुकवाया, लेकिन उसके बाद भी लोग नाराज थे और उनकी हत्या कर दी जाती है। मिस्र के नाथू गोडसे ने करता है। फिर आता है शांति का प्रयास 1992 और 1994 का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी थोड़ी सी चीज़ें और आगे बढ़ती हैं और आगे की बात की जाती है। यत्साक रेबिन, ये माफ़ कीजिएगा नाम लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इजरायली पीएम है यत्साक रेबिन। यत्साक रेबिन ने भी ओस्लो अकॉर्ड किया 1993 में। 1993 में ओस्लो जो अकॉर्ड हुआ था, यही वजह है, इसी ओस्लो अकॉर्ड के बाद से हमास की उत्पत्ति होती है और वहाँ पे विद्रोही जो है वो पनपने लगते हैं फिलिस्तीन में और विद्रोह हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था ये जान लीजिए। PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो फिलिस्तीन की तरफ से था और दूसरी तरफ इजराइल था। इन दोनों में एक अकॉर्ड होता है, एक समझौता होता है। इस समझौते में दोनों एक दूसरे को मान्यता देते हैं, यानी कि इजराइल को तो पहले से मान्यता थी, लेकिन इजिप्ट के जो फिलिस्तीन के लोग थे, फिलिस्तीन के लोग मान्यता नहीं देते थे, यानी फिलिस्तीन के लोग नाराज थे। लेकिन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, यानी कि महमूद अब्बास थे, उन्होंने इसको मान्यता दे दी इजराइल को, और इजराइल ने उनको मान्यता दे दी, यानी PLO को, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, कि आपका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप भी रूल करिए, हम भी रूल करेंगे। इसमें जॉर्डन पीस ट्रीटी भी आती है। जॉर्डन ने इजराइल को मान्यता दे दी, इसमें जॉर्डन भी इजराइल को मान्यता दे देती है, क्योंकि जॉर्डन का भी बहुत सारा हिस्सा था जो इजराइल पहले कैप्चर कर चुका था, यानी इससे पहले जो युद्ध हुए थे उन युद्धों में जॉर्डन का भी हिस्सा ले लिया था। तो यहाँ पे जॉर्डन की भी ट्रीटी होती है। अब यहाँ ट्रीटी किस तरह से होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, एक तरफ PLO है यानी फिलिस्तीन लिबरेशन और दूसरी तरफ है यहूदी संगठन यानी इजराइल है। अब दोनों समझौता करते हैं किस तरीके से कि इसमें जो ट्रीटी आती है, जॉर्डन पीस ट्रीटी में जॉर्डन के साथ जो समझौता होता है कि यरूशलेम का जो एरिया है उसके अंदर का जो कार्यभार होगा यानी कामकाज होगा, जो मुस्लिम एरिया है जहाँ पे मुस्लिम अपनी इबादत करते हैं, उसकी जो देख रेख है वो एक वक्फ बोर्ड बना दिया गया। जो जॉर्डन का था वो वहाँ पे देखेगा, उस चीज़ की देख रेख करेगा। और नीचे का जो हिस्सा था वहाँ पे जैसे वेस्टर्न वॉल आता है जहाँ यहूदियों का है, नीचे का हिस्सा यहूदी देखेंगे यानी इजरायली देखेंगे, और आसपास वेस्टर्न बैंक के जो एरिया थे जो फिलिस्तीन में दिया जा रहा था उसको जो है ये PLO देखेगा। और PLO को मान्यता चूंकि दे दी गई तो अब PLO तो वहाँ का नेता हो गया था। अब कैंप डेविड अकॉर्ड 2000 में फिर से ये होता है, कैंप डेविड अकॉर्ड होता है। ये शांति का सबसे असफल योजना थी। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले ये जो शांति प्रयास किया गया था, यत्साक राबिन जो है ठीक इनके साथ भी वही होता है जो अनवर सादत के साथ हुआ था, यानी कि इजिप्ट के जो चरमपंथी थे उन्होंने उन्हें मार दिया था, और यहूदी चरमपंथ के जो लोग थे उसमें से एक चरमपंथी ने इनकी भी हत्या कर दी थी, यानी रेबिन की हत्या कर दी थी, क्योंकि रेबिन ने मान्यता देती थी PLO की, और उन्होंने कहा था कि PLO जो है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना राजकाज देखे और जो फिलिस्तीन का एरिया दिया गया था वहाँ पे वो अपनी सत्ता स्थापित करे और चीज़ें करे। अब जो चीज़ें हो गई थी इसकी वजह से इनसे भी लोग नाराज़ हो गए कि ये पूरा जो यहूदी थे कि पूरी चीज़ें, यानी यहूदियों का मानना है कि वो पूरा हमारा है और इसमें किसी और को क्यों दिया जा रहा है, इसकी वजह से इनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो एक नाथूराम गोडसे ने भारत में गांधी की हत्या की थी, वहीं शांति की बात करने वाले अनवर सादत की हत्या इजिप्ट के नाथूराम ने की थी, और यहाँ पे देखिए कि इजराइल के एक नाथूराम ने इनकी भी हत्या कर दी थी, रेबिन की हत्या कर दी थी। अब आता है शांति का असफल कोशिश जो होती है 2000 में फिर से एक कैंप डेविड शिखर सम्मेलन किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेता हैं, यहाँ पे फिर होती है अमेरिका में बैठक होती है, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन है, ये बिल क्लिंटन करवाते हैं।
इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बराक और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष यासर अराफात के बीच में कैंप डेविड शिखर में एक शिखर बैठक होती है। ये यासर अराफात हैं, इन्होंने ही हम्माद की नींव रखी थी, हम्माद इन्होंने ही तैयार किया था। और ये बराक है, एहूद बराक हैं। एहूद बराक जो चीज़ें थी उनको ऐसे देखा जा रहा था कि रेबिन से एक कदम आगे बढ़कर लगता था कि ये फैसला पूरा, मतलब जो भी मामला चल रहा है इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा और आज के बाद दुनिया को फ़लस्तीन में कोई बमबारी नहीं दिखाई देगी, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में कोई वॉर नहीं दिखाई देगा। इस तरह की चीज़ें तैयार हुई थी, लेकिन ये समझौता होते होते रह गया, ये समझौता पूरा नहीं हुआ क्योंकि एहूद बराक ने बहुत सारी चीज़ें कर दी थी। एहूद बराक ने कहा कि गाज़ा पट्टी पे 100% आपका अधिकार, यानी पीएलओ का अधिकार होगा, गाज़ा पट्टी पे फिलिस्तीनियों का अधिकार होगा, देने के लिए तैयार हो गए। वेस्ट बैंक पे कहा कि 90% वेस्ट बैंक पे आपका अधिकार होगा, वेस्ट बैंक भी आप 90% ले लीजिए। लेकिन आप देखिए कि ये पूरा जो देश था 1947 में पूरा फिलिस्तीन था, 1947 में इतना हुआ। अब ये देखिए ये एरिया जो है ये फिलिस्तीनियों का है, लेकिन यहाँ पे जॉर्डन का अधिकार दिया गया और अब देखिए ये कट के यहाँ आ गया है। लेकिन अभी जब बराक ने जब बातें की 2000 में तो ये देखिए और काट दिया गया, इसमें भी काट छांट कर दी गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ 90% यहाँ का एरिया आपको देंगे, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ उन्होंने कहा था एहूद बराक ने कि हम आपको टेम्पल माउंट, अब देखिए ये एरिया है श्रिंकिंग फिलिस्तीन का, अब किस तरह से चीज़ें सिकुड़ती हुई चली जा रही हैं फिलिस्तीन की। यहाँ पे देखिए सिकुड़ गया, यहाँ सिकुड़ गया। और एहूद बराक का जो प्लान था वो ये था कि इस चीज़ को देखिए यहाँ से इतना काट दिया जाए। अब देखिए फिलिस्तीन स्टेट, ये ग्रीन वाला जो है ये फिलिस्तीन स्टेट होगा, यहाँ पे इजराइल, ये वाइट में पूरा इजराइल होगा। यहाँ देखिए ये पूरी क्लियर कर दी गई। यहाँ पे जो चीज़ें थी ये देखिए गाज़ा पट्टी का ये जो एरिया था ये भी काट लिया गया, इसमें से इसने ले लिया, यहाँ पे दिया और यहाँ कहा 90% आपको यहाँ पे दे देंगे और इसके साथ ही आपको हम देते हैं कि आप यहाँ पे अपना स्टेट काबिज कर लीजिए और चीज़ें चलती रहीं, आप अपना देश बना लीजिए। इस तरह के तमाम चीज़ें हुई, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बराक ने, एहूद बराक ने जहाँ एक तरफ कह दिया कि हम गाज़ा पट्टी देने को तैयार है, वेस्ट बैंक को देने को तैयार है, वहीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, एहूद बराक जो दूसरी तरफ जब आते हैं इजराइल में तो उन्होंने कह दिया कि टेम्पल माउंट का जो एरिया यानी यरूशलेम का जो एरिया है जहाँ पर मुसलमान अपनी पहली किबला मानते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं और ईसाइयों की भी वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, उनकी भी आस्था होती है, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का हक होगा। ये पूरा टेम्पल माउंट का एरिया है और पूरा टेम्पल माउंट का एरिया पूरा यहूदियों का रहेगा, इसमें किसी को नहीं दिया जाएगा। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो अरब कंट्री वाले। इसके बाद से अरब कंट्रियों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था, यानी बहुत विरोध हुआ इनका एहूद बराक का, और ये संधि होते होते रह गई। ये तमाम इतिहास था फिलिस्तीन का कि किस तरह से फिलिस्तीन एक पूरा राज्य हुआ करता था, पूरा देश हुआ करता था, जहाँ पे कॉलोनियल हुकूमत होती यानी बरतानिया हुकूमत होती है और बरतानिया वहाँ पे दूसरे देशों से यहूदियों को बुलाती है, रखती है, कहती है कि आप प्रॉमिस करती है कि एक प्रॉमिस लैंड होगा, यहाँ पे आपको घर बना के दिया जाएगा, आप लोग एक राष्ट्रीय घर बना लीजिए। ऊपर का एरिया होता है, लेकिन बरतानिया इतनी तेज़ी से वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ करवाती है, इतने ज़्यादा यहूदियों को बुला देती है कि यहूदी वहाँ पे कब्जा करने लग जाते हैं। यानी कि जो यहूदी वहां पे रिफ्यूजी के तरह आए थे उस देश में, फिलिस्तीन में, वही फिलिस्तीन पे आज कब्जा कर रहे हैं, पूरा हुकूमत है। और जहां पूरा हरा भरा फिलिस्तीन दिखाई देता था, जो हमने आपको नक्शा दिखाया, उस नक्शे से पूरी तरीके से फिलिस्तीन गायब है। और फिलिस्तीन से अब एक जगह पे एक संगठन है जो हमास के नाम से जाना जाता है, वो गाज़ा पट्टी के एरिया में आता है, यानी इजिप्ट से लगा हुआ एक छोटी सी वो पट्टी है जो पूरे फिलिस्तीन की लड़ाई को लड़ रही है और अपने देश की मांग कर रही है, अपने हक की मांग कर रही है। ये तमाम इतिहास था, ये तमाम चीज़ें थी। अभी जो लेटेस्ट खबर है वो भी यही है कि गाज़ा पट्टी से ही अटैक किया गया। लेकिन इस अटैक के पहले हम चलते हैं, क्योंकि गाज़ा पट्टी से हमास ने जो अटैक किया उस अटैक का नाम रखा था अल अक्सा फ्लड, यानी कि मस्जिद के लिए ये वॉर है। और मस्जिद का जिस तरीके से चीज़ें वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, इलीगल तरीके से इसकी पुलिस, इजराइल की पुलिस घुस जाती है, लोगों को परेशान करती है, ये उसी वजह से है। और वहाँ की चीज़ें तुम छोड़ के हट जाओ, इसी की वजह से उन्होंने अटैक किया गाज़ा के लोगों ने। लेकिन उसका पूरा खामियाजा हमास की जो ये रणनीति थी, हमास ने जो युद्ध किया, हमास ने
जो रॉकेट फेंके उसका पूरा खामियाजा जो है हमास के मासूम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो पहले दिन की खबर आई, पहले 2 दिन खबर चली कि किस तरह से हमास ने इजराइल के मासूम बच्चों को, इजराइल के मासूम औरतों को, इजराइल के मासूम लोगों को मारा है, किस बुरी तरीके से, कितनी दयनीय स्थिति वहां पे आई। वहीं उसके बाद से लगातार आज 6 दिन हो गए और 6 दिन से ज़्यादा हो गए, लगातार जो इजराइल है उस गाज़ा पट्टी में लगातार अटैक कर रहा है, लगातार बमबारी जारी है और वहाँ के मासूमों की जो चीखें सुनाई दे रही हैं, जो चीखें लोग देख रहे हैं, वहाँ की जिस तरह की दयनीय स्थिति है, जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं वो देखने के लायक नहीं है। वो मंजर देखने के लायक, किस तरह से घरों को निस्तनाबूद कर दिया गया। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन को अल्टीमेटम दिया है इजराइल ने कि फ़िलिस्तीन यानी गाज़ा पट्टी के जो लोग हैं, अब फ़िलिस्तीन तो गायब सा हो गया है, गाज़ा पट्टी हो गई है, फ़िलिस्तीन का कहीं नाम ही नहीं आता है। उसका कहना है कि गाज़ा पट्टी में जो लोग हैं 11 लाख लोग वो छोड़ के मिस्र चले जाएं, क्योंकि मैं गाज़ा को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने वाला हूं, वहां पे बमबारी करने वाला हूं। और खबर ये भी आ रही है कि वहां पे व्हाइट फास्फोरस बम छोड़े जा रहे हैं गाज़ा में। ये व्हाइट फास्फोरस बम वही है जो लोगों की हड्डियां तक गला देती है। ये तमाम जो दयनीय स्थिति है ये गाज़ा की है, फ़िलिस्तीन की है, इजराइल वॉर की है। ये तमाम जो जानकारी थी आपको कैसी लगी, इस पे तमाम कई तरीके से लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपकी जो राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम जमा सिद्दीकी है और आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क।